आदरणीय सभापति जी, मैं आपका आभारी हूं कि इस महत्वपूर्ण चर्चा में भाग लेने का आपने मुझे मौका दिया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जन्म का ये 125वां वर्ष है और इस देश में केवल संविधान निर्माता के रूप में नहीं, लेकिन एक समाज सुधारक के रूप में, रिफॉर्मर के रूप में उनका योगदान किसी अन्य से कम नहीं रहा। जिस परिस्थिति में वो पैदा हुए, बड़े हुए, जिस अन्याय का सामना उनको करना पड़ा, उससे लोकतंत्र के दायरे में, लोकतंत्र की संस्थाओं में विश्वास रखते हुए उस अन्याय के खिलाफ कैसे संघर्ष किया जा सकता है और समाज उस अन्याय की परिस्थिति से बाहर निकले, उसके क्या क्या रास्ते तय कर सकते हैं, वो मार्ग उन्होंने इस देश को बताया है। जो संविधान जिसकी ड्राफ्टिंग समिति के वो अध्यक्ष थे, शायद बहुत कम लोग जानते हैं कि बहुत कम समय में, कुछ महीनों में उस ड्राफ्टिंग कमेटी ने अपनी कार्रवाई पूरी की थी और उसके बाद जब वो संविधान सभा में जाता था तो एक एक संविधान का अंश जो होता था उसके संबंध में जो उनकी टिप्पणी रहती थी, आज भी उस संविधान की मूल भावना को समझना और उसके पीछे क्या कारण रहे, क्या तर्क रहे, डॉक्टर अंबेडकर के जो वक्तव्य थे संविधान सभा में, वो आज भी समाज के लिए बहुत महत्व के हैं। आज उस संविधान को बने 65 वर्ष हो चुके हैं और पीछे मुड़ के देखना कि इस 65 वर्ष के युग में पूरी दुनिया के अंदर कितने परिवर्तन आए, कितने ऐसे देश थे जहां लोकतांत्रिक हुकूमतें समाप्त हो गई, फौज ने हुकूमत संभाल ली। कितने ऐसे देश थे जहां किसी व्यक्ति के आधार पर तानाशाही पैदा हो गई। कितने ऐसे देश थे जहां धर्म के आधार पर कोई तानाशाही पैदा हो गई। लेकिन ये उस संविधान का एक योगदान था और इस देश में जो लोकतांत्रिक मूल्यों को स्थापित किया गया उसका एक योगदान था कि जब कभी हमारी किसी संस्था पर या लोकतंत्र पर खतरा भी मंडराया तो समाज में इतनी ताकत थी कि हम उसके साथ निपट पाए और हर परिस्थिति के उपरांत इस देश का लोकतंत्र और लोकतांत्रिक संस्थाएं और मजबूत होकर बाहर निकली हैं। कई बार हमें यह सोचना पड़ेगा कि 1947 से पहले यह देश बहुत बड़ा था। 47 में बंटवारा हुआ, एक ही प्रकार के लोग जब दो हिस्सों में बंट गए तो क्या कारण था कि हमारे देश में लोकतंत्र मजबूत होता चला गया पर पड़ोस में ऐसी स्थिति नहीं थी। और शायद हमारे संविधान निर्माताओं ने, जिन्होंने लोकतंत्र की स्थापना रखी और लोकतंत्र
कि जो संस्थाएं हैं उसको मजबूत किया, उनका भी अपना योगदान था। मैं कई बार सोचता हूं कि कुछ अंतर ऐसे थे जो स्पष्ट रहे। हमारा चुनाव आयोग ऐसा था जो निष्पक्ष चुनाव करवाता था। हमारी न्यायपालिका ऐसी थी जो स्वतंत्र थी, जो केवल सरकार क्या चाहती है उसको देखकर अपना निर्णय नहीं करती थी। हमारी सेना और फौज ऐसी थी जो प्रोफेशनल थी, जिसने राजनीति के साथ जो एक फासला होना था वो बनाकर हमेशा रखा। और इन सब संस्थाओं का जो हमारे निर्माताओं ने खड़ी की, उनका एक योगदान रहा। और आज हमारा भी दायित्व है कि एक बार मुड़कर इन सब संस्थाओं को वो संविधान जो डॉक्टर अंबेडकर ने बनाया और हमें दिया, वो कैसे चला है, उसके ऊपर भी एक बार विचार कर लें। अध्यक्ष जी, मैं तो स्वतंत्रता के 5.5-6 साल बाद पैदा हुआ, और इसलिए स्वाभाविक है मुझ जैसे लोगों का संविधान बनाने में कोई योगदान नहीं था। मेरे जिस राजनीतिक संगठन से मैं आता हूं, उसके जो प्रेरक थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, वो उस संविधान सभा के सदस्य थे, और उनका भी योगदान था अन्य संविधान सभा के महान नेताओं के बीच में एक होने की वजह से। लेकिन आज एक अवसर है इस संविधान का विश्लेषण कर लेना, और जहां जहां हमें लगता है कि इसको मजबूत करने की आवश्यकता है, निश्चित रूप से गंभीरता से उन विषयों के ऊपर चिंतन कर लेना। इस संविधान की जो मूल ताकत है वो मौलिक अधिकार हैं जो संविधान निर्माताओं ने हमें दिए। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जो पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में सर्वदलीय एक समिति तब बनी थी जिसने एक चार्टर बनाया था, ये उसके ऊपर आधारित है। और मैं मानता हूं कि जो मूल भावना है, द कोर वैल्यूज ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन आर एक्सप्रेस्ड इन देम। बराबरी का अधिकार, भेदभाव किसी के खिलाफ ना हो, उसकी एक मूल भावना, अभिव्यक्ति का अधिकार, देश में कहीं रहने का अधिकार, जिस मजहब या धर्म में विश्वास है उसको प्रचलित करने का अधिकार, यह संविधान की मूल भावना है। और आज कई बार इनके ऊपर भी संकट आया है। और मैं दो विशेष उदाहरण देना चाहूंगा जिसे मैं मानता हूं कि संविधान सभा में जो बनाया गया उसके कई बार सुधार की भी आवश्यकता थी। संविधान सभा ने यह लिखा था कि जब देश पे गहरा संकट आए तो मौलिक अधिकारों को सस्पेंड किया जा सकता है, और उसकी एक बहुत बड़ी कीमत इस देश को अदा करनी पड़ी थी। और इसमें सबसे अधिक योगदान
जब 1977 में श्री मोरारजी भाई की सरकार बनी तो एक बहुत बड़ा सुधार करने का उनकी सरकार का था. The original constitution provided that Article 21, which speaks of life and liberty for every citizen, and that life and liberty cannot be denied to anyone without a due process. The Constitution had used a different language, but the courts have interpreted it more liberally now. During the 1970s, one of the biggest challenges we faced was Article 21 was suspended. And the government succeeded in convincing the Supreme Court that if Article 21 is suspended, because it was suspendable, the citizens of India have lost the right to life and liberty. This was dictatorship at its worst. सबसे बड़ा अधिकार जीने का अधिकार है. आज तो टेलीविजन की स्क्रीन पर कोई आदमी आकर गैर जिम्मेवार बयान दे दे तो हम उसको इंटॉलरेंस मान लेते हैं. उस वक्त तो यह स्थिति थी कि आपको नाजायज तरीके से आपका जीवन भी छीन लिया जाए. Of course, there is no comparison. The difference is between a mouse and a molehill. Silence, please. Please, silence, please. Continue. So the argument was that Article 21 is suspendable. People lose the right to live. People lose the right to liberty. They can be jailed without reason. They can be killed without reason. And people will have no remedy. And those who now claim to swear by the Constitution supported this position. It goes to the credit of our Prime Minister Shri Morarji Desai and his government. Please. शांताराम जी बैठ जाइए. Please sit down. Please sit down. बैठ जाइए, आप बैठ जाइए. बैठ जाइए भाई. Why are you taking precious time? Please sit down. Continue. Please. बैठ जाइए आप. जब आपकी बारी आएगी आप बोलिएगा. अभी बैठ जाइए. बैठ जाइए भाई. Please continue. Sir, it goes to the credit of the government, and since that government was comprised mostly of people who had suffered because of the suspension of Article 21, that they realized this great gap in the Constitution, that the Constitution was amended, and rightly so, and Article 21 was made permanently non-suspendable. So today we are far more safe and far more secure. So one more change. Normally fundamental rights, and this is the wisdom of hindsight, should never so easily be interfered with. Getting carried away with the economic policies of that time, let us just remember, I'm just flagging this point and leaving it at that. One of the rights, the fundamental rights that the Constitution had given to every citizen was also the right to own property and acquire property. It was a fundamental right. Since we were then swayed by a different set of economic policies, there was a big campaign, and the only fundamental right which has been repealed in India during the 1970s was the right to property.
to own and acquire property. This was subsequently then brought in as an ordinary constitutional right under Article 300 capital A. I am not advocating anything else, but during the last few years, when the debate over the land bill has taken place in this country, I would just urge all honorable members and other thinkers in Indian society to ponder over the fact, just as a part of transient economic thinking at any given point of time, should we get so overswayed and tinker with fundamental rights? I am just flagging this issue. And since we are discussing the constitution which Dr. Ambedkar had drafted, and he had put this as one of the rights, we thought it was progressive enough to repeal it. And then 40 years later, we came out with a contrarian argument in the land bill. I think it is about time that the last 70-year debate on this issue, some of us must now try and revisit that short-term vision in dealing with constitutionalism is not necessarily the correct perspective to have. So the other high point of the Constitution, which we need to today analyze, is the concept of federalism that Dr. Ambedkar envisaged. संघीय ढांचे के संबंध में कई प्रावधान किए गए, लेकिन पहले 20-30 वर्षों में संघीय ढांचे का इतना महत्व है, ये बात समझी नहीं गई, क्योंकि उस वक्त लोगों को लगता था कि शायद देश की एकता बरकरार रखनी है, सॉवरेनिटी एंड यूनिटी इज टू बी प्रिजर्व्ड, और उसके लिए यूनिटरी स्टाइल शायद बेहतर होगा। मैं जिस विचारधारा से संबंध रखता हूं, मेरे भी नेताओं को उस वक्त शायद कभी यह विचार आता था, लेकिन जब वो खतरा टल गया और हर प्रांत के अंदर मैं अपने प्रांत को मजबूत करूं, अपने क्षेत्र को मजबूत करूं, यहां लोगों का विकास हो, तो फेडरल फीलिंग्स इन इंडिया हैव बिकम रियल एंड जेन्युइन, एंड देयरफॉर इट्स अ रियलिटी वी हैव टू रिकॉग्नाइज। More financial power to the states is one high point which we have been evolving over the years. There is a second high point. How many times in the first 40 years, when we almost had a one-party rule at the center, was Article 356 used against the states? The moment we realized the high importance of federal politics and the federal character of India, you had coalition governments, you had regional parties emerging, you had regional parties becoming extremely important part of central governments. This has led to the strengthening of federalism, and that is why we now proudly use words like cooperative federalism. And one great aspect of it has been that after misusing it several times during one-party rule at the center, the misuse of Article 356 in India has gradually been phased out. And therefore, these days, the fears of 356 being violated repeatedly or repeatedly being used against the states have disappeared. There is hardly a regional party here which I think judiciary played an important role. I think the emergence of regional parties as part of the central government played a role. And the fact that this misuse is counterproductive also played a role. So the important aspect I think we need to seriously introspect
is also our strength of our democracy and constitution, the institution of free and fair elections. But earlier, the Election Commission has become a very professional and a competent institution. The largest global election it can conduct with utmost ease. There was violence, there was booth capturing. Election Commission has now devised methodologies to overcome it. Now for the last 10, 15 years, we don't hear of booth capturing. But there is one challenge we have to seriously introspect: the excessive use of money power. And that is a challenge to which we still have to find a solution. So this brings me to two important issues. One relating to the separation of powers and the second relation to the independence of judiciary. The separation of powers between the executive, the legislature, the judiciary, I think was one of the core ideas Dr. Ambedkar gave to us. Independence of judiciary, I straight away concede, part of the basic structure, absolutely essential. But 2 points which need to be flagged in this are: if there is a dilution of separation of powers which is taking place, the dilution is not coming from either the executive or the legislature. It's not coming from central governments, it's not coming from state governments. In fact, what started as a positive note in terms of activism by courts, at times a question is raised that does it cross the Lakshman Rekha of separation of powers? And the argument given is, if the legislature and the executive don't act, we have a power to interfere. Well, you have a power to direct, but power to assume the function of a legislature or the executive, I think, is something which goes beyond the concept of what Dr. Ambedkar in the separation of powers envisaged. And therefore, we require today, as we pay our tributes to Dr. Ambedkar, to realize that judicial statesmanship and an equal amount of statesmanship and vision by the executive and the legislature to maintain this delicate balance is required. No law can maintain this balance. But it's an element of self-disciplining which is required to maintain this balance, because once this delicate balance is upset, the constitutional balance itself will be upset. And therefore, I can count hundreds of illustrations, and people who have more experience than me in state governments will give many more. How many calories are to be fed to the terrorist when a security operation is on? There are no judicially measurable standards by which it can be determined. It's for the security forces to decide. How many bullets are to be fired in an encounter can't be determined by courts. How are town planning schemes and clearances to be done? Are people going to be uprooted completely overnight? The social responsibility of looking after them also belongs to the states. So these are factors in the separation of powers which we will have to keep in mind. I don't think there is any section of this House which would ever say that independence of judiciary is not a part of the basic structure. But sir, I have said it outside, I have no hesitation in repeating it. The spirit of the original constitution
in matters relating to the judiciary, today the absolute contrary of what Dr. Ambedkar had envisaged and stated is happening. Article 124 and 217, which deal with the appointment of judges of the Supreme Court and the High Court, Dr. Ambedkar in his intervention said in the Constituent Assembly, is this power to be left to the judiciary alone? And he said the answer is no. Is it to be left exclusively? Is it the last word to be of the executive? The answer is no. It has to be done by a consultative process. And therefore, the constitution that he framed clearly said the President of India will appoint in consultation with the Chief Justice. And today we have reached a situation where the Chief Justice or the Collegium will appoint and everybody else is irrelevant. Can the Constitution ever be interpreted to mean the opposite of what the Constitution says? No principle of interpretation of law can ever justify that. Secondly, the rationale on which it is based is that independence of judiciary is a part of the basic structure of the Constitution. Of course it is. But then Parliament is also a part of the basic structure. An elected council of ministers and a prime minister are also a part of the basic structure. The leader of opposition expressing the alternate view in Parliament is also a part of that basic structure. Now to say only one basic structure will prevail and the others become irrelevant, again upsets the delicate constitutional balance that Dr. Ambedkar gave to this country. And I think it is extremely important, while we pay tribute to him, we certainly discuss and ponder over these ideas that he gave, and to the extent that we have deviated away from them. Sir, improvement in those ideas was always welcome. Decentralized democracy in terms of panchayats and municipalities. It evolved as Indian democracy evolved. An experiment which has served us well. And I think the most important, the whole concept of affirmative action. Affirmative action was not creating a preferred class. कॉन्स्टिट्यूशन ने यह कहा, संविधान ने यह कहा कि सबको बराबरी का अधिकार है. जात, धर्म, मजहब, कास्ट, क्रीड के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा. लेकिन जो सामाजिक या शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हैं या जो एससी या एसटी हैं, उनके लिए विशेष कदम उठाए जाएंगे. ये संविधान ने कहा. And the object behind this was that whereas all human beings were created as equals, a social structure has made some as unequal. And therefore, affirmative action is required to bring them to the level of equality. That is the concept of Article 15(4) that he introduced. And I think it's the spirit of that article which we have to continue to honor and respect. Sir, a large part of the debate, and I've read in the newspapers about what's being debated in the other house and elsewhere, is also on this concept of the freedom of religion, the right to practice and propagate your religion. सेक्युलरवाद क्या है, संविधान में था या नहीं था, इसको लेकर बहुत बहस हो सकती है. मैं उस बहस में नहीं जाऊंगा. मैं केवल इतना विषय उठाना चाहता हूं कि संविधान में
चाय शब्द का 1950 में प्रयोग हुआ या नहीं हुआ, कल्पना क्या थी? व्हाट वाज द कॉन्सेप्ट? आर्टिकल 14 said the state shall not discriminate against anyone. Article 15 went a step further and said, on basis of caste, creed, religion, etc., you will not discriminate. And I think this was fundamental to the Constitution. Article 25 said, every man has a right to practice and propagate his religion. Article 29-30 gave some special rights for minorities. What do we conclude from this? The Constitution envisaged by Dr. Ambedkar was not anti-religion or irreligion. It rejected theocracy. The state will have no religion. The state will not discriminate on the basis of religion. The state will have a non-discriminatory attitude, but everybody will have a right to propagate his religion. Now, let me tell you 3 or 4 illustrations how in the last 65 years we have somewhat subverted this whole thought. Sir, अगर संविधान की ये रिलीजियस फ्रीडम के बारे में कल्पना थी, पिछले 65 साल में क्या परिवर्तन हुआ है? मान लीजिए आज ये सदन दोबारा संविधान सभा बन गया होता और डॉक्टर अंबेडकर इसमें खड़े होकर जो 25 नवंबर 1949 को उन्होंने कहा, संविधान को प्रपोज करते हैं। और डॉक्टर अंबेडकर इस संविधान सभा में कहते, आज 2015 में, आर्टिकल 44, ये कोई हम नहीं लाए, द स्टेट शैल एंडेवर टू सिक्योर for the citizens a uniform civil code throughout the territory of India. So if Dr. Ambedkar had today stood up and proposed this provision, how would this house have reacted to it? अगर डॉक्टर अंबेडकर आर्टिकल 44 को 1950 के स्थान पर 2015 में प्रपोज करते तो आपकी क्या प्रतिक्रिया होती? अगर डॉक्टर अंबेडकर Yes. Let the honorable speaker continue. अगर डॉक्टर अंबेडकर, अब we'll go beyond directive principles now. अगर डॉक्टर अंबेडकर संविधान की धारा 48 प्रपोज करते, 48, 2015 में, और उसमें लिखा है, मैं पढ़ देता हूं, शायद आप भूल गए होंगे, the state shall endeavor to organize agriculture and animal husbandry on modern and scientific lines, and shall in particular take steps for preserving and improving the breeds and prohibiting the slaughter of cows, calves, and other milch and drought animals. So if Dr. Ambedkar had proposed Article 44 and Article 48 today, how many of you would have accepted it
as Sitaram Yechuri says, even as a directive principle. और केवल ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल नहीं था, मैं आपको सीताराम जी बताऊं, इसी भावना के तहत जब पंडित जी प्रधानमंत्री थे, इंदिरा जी प्रधानमंत्री थी, तो आर्टिकल 48 के तहत उन्होंने राज्यों को लिखा कि कानून बनाओ, और पूर्वोत्तर बंगाल और केरल को छोड़ के इस देश के हर राज्य ने कानून बना दिया। मैं आगे मैं इससे क्योंकि सीताराम येचुरी बहुत प्रगतिशील है, उन्होंने कहा कि ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल हैं, तो मैं इससे दो कदम, इसलिए मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूं। मैं सीताराम जी मैं केवल 65 वर्ष की ये जो वैचारिक यात्रा हुई है उसका जिक्र कर रहा हूं। मैं बहुत सरल एक आपको प्रावधान बतलाता हूं कि डॉक्टर अंबेडकर ने एक प्रावधान संविधान में डाला जिसका बहुत कम जिक्र होता है, आर्टिकल 13, आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 यह कहता है कि संविधान में जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं, फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, आर्टिकल 14 इक्वालिटी, आर्टिकल 19 फ्रीडम, आर्टिकल 21 लिबर्टी, लाइफ, डिग्निटी, ये सारे सर्वोच्च हैं, सुपीरियर हैं, और इस देश का कोई कानून ऐसा नहीं बनेगा जो इनका उल्लंघन कर सकता है, और कोई पुराना कानून भी है जो इसका उल्लंघन करता है तो वो कानून समाप्त हो जाएगा। तो डॉक्टर अंबेडकर गेव प्राइमेसी टू इक्वालिटी, लाइफ, लिबर्टी एंड डिग्निटी, द फंडामेंटल राइट्स।